Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. मध्यकालीन भारत। जरा सोचिए एक ऐसे दौर के बारे में जब पूरे उपमहाद्वीप में एक नई हलचल थी, एक नई महत्वाकांक्षा थी। ये वो समय था जब नए नए राजा उभर रहे थे, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो रहे थे और हर कोई सत्ता के इस खेल में अपनी जगह बनाने की होड़ में लगा था। तो चलिए आज इस रोमांचक दौर की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय एक राजा बनने की नियम पुस्तक आखिर थी क्या। अच्छा, इसे महज एक नक्शा मत समझिए, ये एक तरह से उस दौर की शतरंज की बिसात है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत का सियासी मंजर पूरी तरह बदल रहा था। हर कोने में नए नए खिलाड़ी सामने आ रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये नए खिलाड़ी आखिर थे कौन और उन्होंने सत्ता का ये मुश्किल खेल जीता कैसे। 7वीं सदी के बाद भारत का नक्शा तेजी से बदलने लगा। पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार, दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल और सुदूर दक्षिण में चोल। एक के बाद एक कई नए राजवंशों का उदय हुआ। और ये सिर्फ शासक नहीं थे, ये वो लोग थे जो अपनी एक विरासत बनाना चाहते थे और इस जमीन पर अपनी धाक जमाना चाहते थे। तो इस उथल पुथल वाले दौर में कोई राजा बनता कैसे था? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात थी या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति भी थी? ऐसा लगता है कि उस दौर के बड़े सपने देखने वालों के लिए एक तरह की अलिखित नियम पुस्तक हुआ करती थी, जिसमें सत्ता पाने और उसे संभालने के सारे दांवपेच लिखे थे। आइए इस नियम पुस्तक के कुछ पन्ने पलटते हैं। सिंहासन तक पहुंचने के मोटे तौर पर 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता था सामंत का, मतलब आप किसी बड़े राजा के मातहत एक छोटे मुखिया के तौर पर शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपनी ताकत और पैसा बढ़ाते हैं और फिर सही मौका देखकर बगावत कर देते हैं। और दूसरा रास्ता था एक योद्धा का, जो अपनी तलवार के दम पर बिल्कुल शून्य से अपना खुद का एक नया राज्य खड़ा कर देता था। पहले रास्ते का सबसे बढ़िया उदाहरण है दक्कन के राष्ट्रकूट। ये जो शानदार नक्काशी हम देख रहे हैं, ये एलोरा की गुफाओं से है, जो राष्ट्रकूटों की शक्ति और कला का प्रतीक है। लेकिन वो हमेशा से इतने ताकतवर नहीं थे। शुरुआत में वे कर्नाटक के शक्तिशाली चालुक्य राजाओं के अधीन काम करने वाले सामंत हुआ करते थे। अब यहाँ कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य राजा को तो हरा दिया, लेकिन वो जन्म से क्षत्रिय यानी योद्धा कुल का नहीं था। तो सिर्फ जंग जीतना ही काफी नहीं था। अपनी सत्ता को जायज ठहराने के लिए उसने हिरण्यगर्भ नाम का एक बहुत ही अनोखा अनुष्ठान करवाया। इसका मतलब है सोने का गर्भ। इस अनुष्ठान के जरिए ब्राह्मणों की मदद से उसका एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उसे राज करने का अधिकार मिल गया। ये अपनी जगह पक्की करने का एक कमाल का और बहुत ही चतुर तरीका था। अच्छा, सत्ता जीत लेना तो एक बात है, पर असली चुनौती तो उसे बनाए रखने में थी। एक बड़े राज्य को चलाने के लिए सिर्फ तलवार की ताकत काफी नहीं थी, इसके लिए प्रशासन की कला और संसाधनों के सही इस्तेमाल की भी जरूरत थी। नए राजाओं ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए महाराजा अधिराज यानी राजाओं के राजा और त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी तीनों लोकों के स्वामी जैसे बड़े बड़े टाइटल तो अपना लिए। लेकिन इन भारी भरकम उपाधियों के पीछे की सच्चाई थोड़ी अलग थी। उन्हें अक्सर अपनी ताकत अपने सामंतों, किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ बांटनी पड़ती थी। ये नंबर देखिए, 400 से ज्यादा। ये क्या हो सकता है? किसी सेना का आकार या किसी खजाने में रखे सोने के सिक्के? नहीं, ये है चोल शिलालेखों में बताए गए अलग अलग टैक्स की संख्या। जी हाँ, 400 से भी ज्यादा तरह के कर। इससे पता चलता है कि उनका सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज था। इन टैक्स से हमें अंदाजा लगता है कि राज्य का दखल लोगों के जिंदगी में कितना गहरा था। व्यक्ति था जो पैसों में नहीं बल्कि जबरदस्ती काम करवाकर वसूला जाता था। कदमाई जमीन का टैक्स था, और कुछ टैक्स तो बड़े ही अजीब थे, जैसे घर पर छप्पर डालने पर टैक्स या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल करने पर भी टैक्स। मतलब राज्य का नियंत्रण हर छोटी बड़ी चीज पर था। तो इतने सारे टैक्स से जो पैसा आता था उसका होता क्या था? राजा इसे अपनी सेना बनाने और किले बनवाने में लगाते थे, लेकिन साथ ही अपने वफादारों को इनाम भी देते थे, खासकर ब्राह्मणों को। उन्हें जमीनें दान में दी जाती थीं, जिसका रिकॉर्ड इन तांबे की प्लेटों पर रखा जाता था। और इसके बदले में ब्राह्मण राजा की तारीफ में प्रशस्तियां लिखते थे, मतलब ऐसी कविताएं जिनमें राजा को एक महान योद्धा बताया जाता था, भले ही सच्चाई कुछ और ही क्यों ना हो।
ये पावर और प्रोपेगेंडा का एक बढ़िया तालमेल था। अब बात करते हैं उस एक इनाम की जिसे पाने के लिए हर बड़ा राजा बेताब था। उत्तरी भारत का कन्नौज शहर। गंगा घाटी में होने की वजह से ये व्यापार और सत्ता का बहुत बड़ा केंद्र था और इस पे कब्जा करने के लिए सदियों तक एक ऐसी जंग चली जिसे इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों में से एक गिना जाता है। कन्नौज की इस लड़ाई में 3 बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थी। पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, दक्कन से राष्ट्रकूट और पूर्व से पाल। तीनों ही इस कीमती शहर को अपने कब्जे में करना चाहते थे। इतिहासकार इस लंबी और थका देने वाली लड़ाई को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, क्योंकि इसमें ये 3 पक्ष लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे। चलिए अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, एक ऐसे राजवंश के पास जिसने न सिर्फ इस नियम पुस्तक को अच्छी तरह समझा बल्कि उसे एक नए लेवल पर ही ले गए। चोल साम्राज्य। अब हमारा फोकस भारत के दक्षिणी हिस्से पर है, जहां कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा में चोलों ने अपनी सत्ता की नींव रखी और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गए। चोलों का उदय वाकई में देखने लायक था। ये उरैयूर के एक छोटे से परिवार से शुरू हुआ, फिर 9वीं सदी में विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया। लेकिन असली कहानी तो राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम के दौर में शुरू हुई, जिन्होंने न सिर्फ पूरे दक्षिण भारत को जीता बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी नौसेना भेजी। ये सिर्फ जमीनी जीत नहीं थी, ये एक समुद्री साम्राज्य का उदय था। चोल सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं थे, उनका प्रशासन भी कमाल का था। उत्तर मेरुर के शिलालेखों से हमें उनकी गांव की सभाओं के बारे में पता चलता है। पता है वहां समितियों के सदस्य कैसे चुने जाते थे? लॉटरी से। जी हाँ, काबिल उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक मटके में डाले जाते थे और फिर एक छोटे बच्चे से हर समिति के लिए एक एक पर्ची निकालने को कहा जाता था। कितना अनोखा तरीका है ना? लेकिन चोलों की असली महानता सिर्फ जंग के मैदान या प्रशासन में नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी तो ये थी कि उन्होंने अपनी दौलत और ताकत को एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत में बदल दिया जो आज भी जिंदा है। उन्होंने पत्थर और कांसे में जो रचा वो आज भी हमें हैरान कर देता है। राजराज और राजेंद्र के बनवाए तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम के ये विशाल मंदिर सिर्फ वास्तुकला के नमूने नहीं हैं। ये सिर्फ पूजा की जगहें नहीं थीं, ये अपने आप में छोटी छोटी शहर थे। इन मंदिरों के आसपास पूरी बस्तियां बसी थी। पुजारी, संगीतकार, नर्तक, कारीगर, ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के धड़कते हुए केंद्र थे। शक्ति और भक्ति का एक जीता जागता सबूत। और मंदिरों की इस भव्यता के साथ साथ चोलों ने कांस्य मूर्ति कला को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये चोल कांस्य मूर्तियां, जिन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में गिना जाता है, उनके हुनर और कलात्मक समझ का एक अमर प्रमाण है। तो चोलों की ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी शासक की सैन्य ताकत ज्यादा मायने रखती है या फिर उसकी बनाई हुई सांस्कृतिक विरासत? चोलों ने दोनों में कामयाबी हासिल की, लेकिन उनकी कला और वास्तुकला है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली विरासत आखिर होती क्या है।